कहाँ तक पहुंच गए थे कल के दिन? अच्छा, अपन ने वैसे खत्म कर दिया था ये वाला चैप्टर। ठीक है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 15 तक कर लिए थे हम लोगों ने ना। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, है ना। अपन एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे हैं। शायद 20 भी हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ दिस आइसोसेलेस इज पासिंग थ्रू दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में वो बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट लगेगा। ये क्वेश्चन करवाया, यही करवाया था उल्टा। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन इज इक्विलेटरल ऑन। ठीक है, 22 में वो हम लोगों ने कंसेप्ट निकाला था ना, tan अल्फा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और tan बीटा इज इक्वल टू में m2 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस m2 m3। कुछ याद आ रहा है? ऐसे एक कंसेप्ट निकाला था, tan गामा इज इक्वल टू में m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 तो पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है। लेंथ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा आपसे। कोऑर्डिनेट ऑफ द क्यू सिमेट्रिक टू पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू लाइन। इमेज निकालनी है। 26 नंबर क्वेश्चन इमेज का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पोजीशन ऑफ लाइन 27, 27 हो जाएगा, इजी है। 28 कॉपी में ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था मैंने, स्क्वायर वाला। ट्वेंटी 9-30 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है 30th में, तो ये भी हो जाना चाहिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ओरिजिन इन द लाइन, इमेज का क्वेश्चन है, हो जाएगा। 33 कॉन्करेंसी का क्वेश्चन है, इजी है, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस करवाए हैं अपन ने। क्वेश्चन नंबर 36 द बेस BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, द बेस BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट P, Q। क्वेश्चन नंबर 38 अच्छा क्वेश्चन है। ABC में बेस BC जो दिया है वो बाइसेक्ट हो रहा है P, Q पे। The equation of to the slide AB and AC are PX plus QY is equal to 1, और दूसरी तरफ से दे रखी है QX plus PY is equal to 1. The equation of the median through A, the equation of the median through A। अच्छा, तो देखो अगर बाय द मीडियन की बात की जाए ना, तो यहां से निकलने वाली हर लाइन जो होगी वो फैमिली ऑफ लाइन होगी। तो मैं ये एडी क्वेश्चन, इसको डी नाम देता हूं ना, तो एडी की इक्वेशन अगर मैं निकालूंगा तो वो ये निकाल सकता हूं, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 1 प्लस में कितना लैम्डा क्यू एक्स प्लस पी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और फिर इसे सेटिस्फाई करवा देंगे, क्योंकि वो पी कोमा क्यू से गुजर रही है, तो पी कोमा क्यू से सेटिस्फाई करा के लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा वापस उठा के यहां रख देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू विच द origin should be transferred so that
दिस इक्वेशन इज चेंज टू द इक्वेशन विच कंटेन्स नो टर्म्स ऑफ फर्स्ट डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 जो है ओरिजिन शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये ओरिजिन शिफ्टिंग का क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि ओरिजिन जो है वो शिफ्ट होकर के किसी ऐसे पॉइंट पे हो गया है, मान लेते हैं h, k पे पहुंच गया है। ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम करा। ठीक है, अब मैंने ऐसा अज्यूम करा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अभी तक इसकी जो इक्वेशन आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो रही थी। अब जो नए कोऑर्डिनेट हैं वो अगर मैं x, इसको जैसे पहले मैं x को y कहता था, ठीक है, तो मेरे लिए ये x होता था, ये दूरी x होती थी और ये दूरी मेरे लिए y होती थी। उसमें से ये जो डिस्टेंस है k है। अब जो नए कोऑर्डिनेट हैं वो अब टर्न अप होकर के बन गए x और y, ये ओल्ड है। ठीक है, और ये ओल्ड इक्वेशन है। नए कोऑर्डिनेट बन गए x और y, कैपिटल X कैपिटल Y। जो जो कैपिटल X है वो बेसिकली ये दूरी है x, कैपिटल X है, और ये दूरी कैपिटल Y है। तो जैसे हम कैपिटल X कह रहे हैं वो बेसिकली x माइनस h है। x जो डिस्टेंस थी उसमें से h वाली डिस्टेंस हटा लो, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस अभी भी h है। तो x प्लस एच बराबर x हो गया, x प्लस एच बराबर x हो गया, तो x बराबर x माइनस एच हो गया और कैपिटल Y बराबर y माइनस के हो जाएगा। तो मुझे x की जगह पे लिखना चाहिए कैपिटल X प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में कैपिटल Y प्लस के का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स में कैपिटल X प्लस एच प्लस में 6 टाइम्स में कितना कैपिटल Y प्लस के माइनस 7 बराबर 0। ऐसा फिर जब मैं इसे खोलूंगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6y प्लस में यहां बन जाएगा 2xh प्लस में यहां पे बन जाएगा, ठीक है, नहीं हाँ, x की जगह रख रहे हैं ना, हाँ यहां से हो जाएगा कितना 2xh। अच्छा, इसमें हमको 2xh प्लस में 2ky माइनस में 4x, ठीक है, प्लस में 6y माइनस का 4h प्लस का h स्क्वायर प्लस का 6k प्लस का k स्क्वायर माइनस 7, ये पूरा पूरा अपने ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब हमें x वाला पार्ट ये कह रहा है कि इक्वेशन में कोई भी फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए, माने x के नाम पे और y के नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो x और y के नाम पे क्या क्या है वो अलग कर देते हैं। तो x के साथ में कौन खड़ा है, x के साथ में x अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो x अगर अपन ने कॉमन ले लिया इसमें से तो यहां से रह जाएगा 2h, है ना, और -4, और y के साथ कौन कौन खड़ा है, y के साथ खड़ा है 2k प्लस 6। ये वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए, ये तभी गायब हो सकता है जब ये 0 हो जाए। तो 2h माइनस 2k, 2h माइनस 4 तो भैया 0 कर देते हैं और इधर से 2k प्लस 6 बराबर 0 कर देता है। तो हमारे पास में h की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और k की वैल्यू -3 आ जाएगी, माने ओरिजिन 2 -3 पे शिफ्ट हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन 2 -3 पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई भी लीनियर टर्म नहीं आएंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है keeping the coordinate axis parallel, the origin is shifted to 1, -2. Then transform the equation this into this. अच्छा,
राइट है। तो ये 38 तो 38 39 हो जाएगा, अब बिल्कुल सेम है। हाँ कैसे भी देख लें आप, ठीक है, प्रॉपर रास्ते से ही जाना, समझदारी रहेगी। टू रिमूव एक्स वाई टर्म ऑन द सेकंड डिग्री इक्वेशन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज रोटेटेड थ्रू द एंगल थीटा देन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थीटा इज इक्वल टू, इस केस में ध्यान रखना, अगर ये थीटा की बात करते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू में, ठीक है, 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a प्लस बी होता है, a माइनस बी। इन केस अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो इसका भी यूज कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 40 में। वैसे ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल रहा है। अगला 41 एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन, 42 43 एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन है, ठीक है। द इमेज ऑफ द पेयर लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 44 में आ रहा हूं, ठीक है। द इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इमेज ऑफ, मान लो ये एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन जा रही है, ये L1 है, ये L2 है। अब इसकी y इक्वल टू 0 में इमेज जो बनेगी, तो इस लाइन की इमेज बनेगी इसी एंगल पे, यहां ये L1 डैश है, इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, ये L2 डैश है। तो दोनों L1 L2 की जो इमेज बनेगी L1 डैश और L2 डैश बनेगी, है ना। अब ये कह रहा है इनकी कंबाइन इक्वेशन बतानी है भाई, ठीक है, इनकी कंबाइन इक्वेशन। तो इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका स्लोप m1 डैश होगा, ठीक है, मतलब m1 डैश, और m1 डैश खुद माइनस m1 होगा, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये माइनस थीटा हुआ है, बस इतना ही फर्क पड़ा है। तो इसी तरह अगर इसकी स्लोप अगर m2 है तो इसकी स्लोप m2 डैश माइनस का m2 होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे को चाहिएगा कि इनकी वो बताई जाए, ठीक है। तो देखिए साहब, मैं अब नई इक्वेशन की तरफ भागूंगा, ठीक है। मेरे पास में जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y बाई, आपको याद होना चाहिए हमने ऐसे करा था, देखो हमारी स्टार्टिंग कैसे थी, हमारी स्टार्टिंग ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर। जब मैंने लिखा था ना, तो मैंने ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखा था, b टाइम्स y माइनस m1x, ठीक है, y माइनस m2x, ये लिखा था मैंने। और जब मैंने ये लिखा था तो मैं, अगर मैं b का भाग लगा देता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पे a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस में 2h बाई बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। और मैं इधर भी जब मैं खोलूंगा तो मुझे एक वाई स्क्वायर दिखेगा, माइनस में m1 प्लस m2 एक्स वाई दिखेगा, और प्लस में m1 m2 एक्स स्क्वायर दिखेगा, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअल में जब मैं इसको देख रहा हूं तो मेरे को जो भी नई इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, जैसे ही मेरे को नई इक्वेशन मिलेगी तो ये जो दो नई इक्वेशन है L1 और L2, ये भी एक तरह से ओरिजिन से पास आउट होने वाली इक्वेशन ही है। तो इनकी जो भी कंबाइन इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, आप वैसे देखना चाहो तो वैसे देख लो। इनकी जैसे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू में m1 डैश x, और इसकी हो जाएगी y इज इक्वल टू में m2 डैश x। तो जो इनकी कंबाइन इक्वेशन बनेगी वो y माइनस m1 डैश x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस m2 डैश x इज इक्वल टू 0 बननी चाहिए, है ना। अगर ऐसा बनना चाहिए तो मुझे पता है ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस m1 डैश प्लस m2 डैश x y प्लस m1 डैश m2 डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जो न्यू इक्वेशन होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब वाई स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर ही रहने देता हूं, m1 प्लस m2 की जगह पे मैं लिखता हूं माइनस m1 m2, है ना, तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा m1 प्लस m2 xy, और यहां हो चुका होगा प्लस में m1 m2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कल ये भी बताया था कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो m1 प्लस m2 की जगह मुझे माइनस का 2h बाई बी दिख रहा है, तो मैं नई इक्वेशन को वाई स्क्वायर माइनस का 2h बाई बी एक्स वाई प्लस, और यहां अगर m1 m2 का कंपैरिजन करता हूं तो a बाई बी दिखेगा,
तो m1 m2 की जगह मुझे a बाई बी दिखना चाहिए, तो मुझे यहां दिखेगा a बाई बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट है। तो अब अगर देखा जाए तो नई इक्वेशन जो भी होगी ना, जो इनका रिफ्लेक्शन होगी, ये कौन सी है, इसकी इक्वेशन ये है, इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो यहां बनेगा। अब रिफ्लेक्शन अगर कोई थोड़ा ध्यान से देखेगा तो माइन्यूटली देखने पे दिखेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस में 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। माने ये अगर L1 L2 की कंबाइन इक्वेशन है तो ये वाली इक्वेशन इसकी इमेज की एक्स एक्सिस में इक्वेशन है ना, एक्स एक्सिस में इक्वेशन, माने ऑप्शन ए चला जाएगा 44 का, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर्स ऑफ। अच्छा, अब इसमें देखो, इसने जो ये क्वेश्चन दिया ना पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 45 में वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब ये तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 है। तो ये मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इससे मुझे दिख रहा है एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये मेरे को दो लाइनें दिखी। तो जो ट्राइंगल है उसमें जो दो लाइनें हैं, एक की इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, और तीसरी इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस थ्री लाइंस तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। करना जरूर ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये नहीं, इनका एंगल बाइसेक्टर है ये दो लाइनों का एंगल बाइसेक्टर पहले निकालना पड़ेगा। यहां से इनका ये L1 बनेगा, ये L1 बनेगा, ये L2 बनेगा। पहले आपको B1 B2 निकालना है, और B1 B2 आपको यहां रखने हैं, B1 यहां भरना है, B2 यहां भरना है, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा। राइट है, अब आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज 1 रोक देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अगला, ठीक है। अगले चैप्टर का नाम है सर्किल, ठीक है। सर्कल पे आ जाते हैं फटाफट से, हमारा प्यारा सर्कल। हाँ भाई, सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन निकालने का सबसे बेसिक तरीका है डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस फार्मूले की बात करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूले से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। टाइम तो मिले, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले से कैसे निकल सकता है, हम सबको पता है, हमने बेसिक मतलब डेफिनेशन पढ़ा है कि सर्कल अपने आप में एक लोकस होता है किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट का। तो ये वाला पॉइंट अगर फिक्स पॉइंट a, b है और इससे कोई हमेशा r दूरी पे बना रहता है x, y, तो x, y कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। और जब जैसे जैसे आप x, y को ट्रेस करते जाओगे जो कि a, b से हमेशा r डिस्टेंस पे बना रहेगा, तो यू विल फाइंड अ सर्कल। तो इसका मतलब r कहीं पे भी होता है साहब, मतलब r डिस्टेंस पे ये कहीं कहीं गोल गोल घूमता रहेगा। तो अगर देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो हम यही कहेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर का जो डिस्टेंस है x, y से वो हमेशा r बना हुआ है।
तो आप यहां से भी कह सकते हो इट इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर बन रहा है। एक काम खत्म। ठीक है, एक दूसरी बात, इसमें जब भी ये वाली फॉर्मेट होती है ना, तो ये सेंट्रल फॉर्म कहलाती है हमेशा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेथड है फाइंड आउट करने का। सेकंड मेथड क्या है? मेथड सेकंड है, अगर अपने को सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती है तो सर्कल की इक्वेशन निकालने का दूसरा सबसे आसान तरीका होता है कि हम निकालते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 में पहले तो डेल्टा 0 ना हो, एक पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें h की वैल्यू 0 हो जाए, माने xy का टर्म ना हो, नो टर्म ऑफ x y हो, x इंटू वाई, नो टर्म ऑफ x इंटू वाई, माने xy का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। और तीसरी सबसे जानकारी की बात यह है कि a बराबर b हो। अगर ऐसा हो गया तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो दिखेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। दैट विल बी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, एक और काम की बात, लेकिन इसमें भी अगर a बराबर b बराबर 1 हो जाए तब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये जब जैसे इसके लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना एक्स और वाई के, a और b दोनों की वैल्यू जिस दिन 1 हो जाएगी तब ये ऐसे दिखेगा, इसको हम ऐसे कहते हैं और इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोला जाता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके इसमें हम भी अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया, ठीक है, तो मुझे ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, है ना, मुझे ये ऐसे दिखने लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये दिखेगा ऐसे। अब मैं जानबूझ करके इसमें एंट्री करा रहा हूं जी स्क्वायर की, जानबूझ के एंट्री करा रहा हूं एफ स्क्वायर की, तो फिर मेरे को माइनस का एफ स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर अलग करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा मुझे अच्छे से पता है कि यहां से यहां तक ये x प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहां से यहां तक देखता हूं तो ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस के कॉमन लेने पर, है ना, या फिर यूं समझो इक्वल टू में जिस दिन उस तरफ लेके जाऊंगा तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी दिखेगा। राइट है, जिसको भी अगर मैं रूट ओवर करके स्क्वायरिंग कर दूं तो मैं इसको डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकता हूं x माइनस ए के होल स्क्वायर वाई माइनस बी के होल स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर से। और क्योंकि यहां पर साफ पता चलता है कि a कॉमा बी जो है वो अपने आप में सेंटर है, और जो r है वो इसकी रेडियस है, साफ पता चलता है, दिखता है। वैसे ही यहां पे भी पता चल जाएगा, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो a बराबर माइनस जी आएगा और b बराबर माइनस एफ आएगा, और c की वैल्यू जो निकलेगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकलेगी। इसीलिए जब जब भी हमको s दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया जाता है, ठीक है ना, हम तुरंत प्रभाव से इसका सेंटर जो होता है वो माइनस जी को माइनस एफ गिनते हैं, और जो इसकी रेडियस होती है उसे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कहते हैं। और उसमें भी 3 केस बता देते हैं कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होगा तो रियल सर्कल बनेगा, ठीक है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाएगा तो पॉइंट सर्कल बन जाएगा, और अगर कल को यही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी सर्कल माने कल्पनाओं में बनेगा सर्कल। सही है, ये सारी बातें हमको पता रहती ही है, ठीक है, सबको पता है। अच्छा, तो हमारे पास में 2 इसकी फॉर्म्स बेसिकली चल रही होती हैं, ठीक है ना, सबसे छोटी छोटी बातें। अब आते हैं अगले पे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, तो नेचर ऑफ सर्कल तक आ गए अपन। अब इसी में थर्ड मेथड भी है, वो ये कहता है कि अगर A and B are 2 fixed point,
ठीक है, एंड P इज ए वेरिएबल पॉइंट, P अपने आप में वेरिएबल पॉइंट हो, अगर A और B दो फिक्स पॉइंट हो और P कोई वेरिएबल पॉइंट हो और हमें कभी PA अपॉन PB की वैल्यू K दे रखी हो और K 1 को छोड़ के कुछ भी हो, 1 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, ठीक है, देन locus of P will trace a circle। ठीक है, याद रखना, जैसे किसी ने अगर कह दिया कि A 1,2 है, B सपोज 2,-3 है, ठीक है, एंड PA अपॉन PB इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, फाइंड लोकस ऑफ P। ठीक है, तो हमको पता है कि PA अपॉन PB 1 नहीं है, माने हर हालत में एक सर्कल निकालेगा P। कैसे निकालेगा? P को मैं थोड़ी सी देर के लिए XY मान लेता हूं, XY की PA से दूरी अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, है ना, PB की वैल्यू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कर दूं, और करते ही मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग करके एक साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर कर रहा हूं, राइट है। यहां से 4x स्क्वायर खुलेगा, उसमें से x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर खुलेगा, उसमें से y स्क्वायर गया तो 3y स्क्वायर, सही है। यहां से खुलेगा माइनस का 4x, 16x बन गया माइनस का, उधर से खुलेगा माइनस का 2x, इधर बन गया माइनस का 14x। यहां से खुलेगा प्लस का 6y, 6 चौक 24, 24, और यहां से खुलेगा 4y, 24 और 4 28y बन जाएगा, राइट है। यहां से बन जाएगा कितना, 13 बन जाएगा शायद, 4 और 9 13, 13 चौक 56, 56 में से उधर के 5 कम कर दो तो 51 रह जाएगा। ये लो देखो जो भी बना है ना, इट इज अ सर्कल, ये जो भी बना ये सर्कल है, ठीक है, जैसा सोचा था वैसा हुआ, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि ये बात तो पता चलती है कि क्वेश्चन के अंदर P अपॉन PB की वैल्यू 2 दे रखी है ना। नहीं संचित, लिटरली कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ हमारे सेंट्रल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और लोकस फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं इसी का मेथड 4, अगला है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। किसी भी सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म क्या होगी, ठीक है। ये डायमेट्रिक फॉर्म है साहब, अगर बाय द वे गलती से कोई हमारे को सर्कल के दौरान, ठीक है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट प्रोवाइड कर दे, किसी भी डायमीटर के, कोई नेसेसरी नहीं है, मतलब किसी भी डायमीटर के 2 एंड पॉइंट प्रोवाइड कर दे, एक एंड पॉइंट अगर x1 y1 दे दे, दूसरा एंड पॉइंट अगर x2 y2 दे दे, तो हम सर्कल की इक्वेशन जो बनाते हैं, ठीक है ना, वो कैसे बता पाते हैं? हम कहते हैं x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज डायमेट्रिक एंड पॉइंट, है ना, इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। अब इसमें भी अच्छी बात बताता हूं, वो क्या है कि अगर आप इसे ढंग से लिखेंगे तो आपको एक एक्स स्क्वायर दिखेगा, एक वाई स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिखते हैं? एक्स स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, माइनस में x1 प्लस x2 टाइम्स x दिखेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस में x1 x2 दिखेगा, इधर की तरफ दिखेगा प्लस के अंदर वाई स्क्वायर माइनस में y1 प्लस y2 टाइम्स y प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। अगर आप इसे फर्दर और लेके जाते हैं तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x प्लस ये जो दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है। अगर कभी भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y देगा, ठीक है, तो हमें उसके रूट्स x1 और x2 मिलेंगे, अगर वो इस फॉर्म में दे रहा है तो।
हमें रूट्स नहीं निकालने, हमें दोनों को बस चिपकाना है। रूट्स निकाल के सॉल्व करके भी आप वहीं पहुंचोगे और चिपका दोगे तब भी वहीं पहुंचोगे। तो डायरेक्ट सीधा जोड़ देना, डायरेक्ट सीधा इन्हें जोड़ देना, अटैच कर देना, अटैच, है ना, बस उसी से आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल है। तो कुल मिलाकर के बेसिकली अभी तक हमारे पास में 3 चल रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट ऐड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स इन एक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। इसमें गलती से भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है ना। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेप्ट्स। देखो कोई भी सर्कल जो होता है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट सकता है। अगर मान लीजिए उसने एक्स एक्सिस काटा और वाई एक्सिस को नहीं काटा, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस पे जहां कटा पहला पॉइंट अगर x1 y1 है, ठीक है, x1 0 है, सॉरी, ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर x2 0 है, तो ये जो x1 x2 के बीच की जो दूरी होगी ये कहलाएगी x2 माइनस x1। और x1 x2 में बड़ा कौन, ये बचने के लिए मैं मॉडुलस यूज कर रहा हूं। तो ये जो दूरी है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है, जहां सर्कल ने एक्स एक्सिस को कितना कट किया, कितनी लेंथ तक कट किया, वो एक्स इंटरसेप्ट है। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली, है ना, जहां कटिंग हुई एक्स एक्सिस पे उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है। सेम वे अगर कोई सर्कल है वो अगर वाई एक्सिस को काट गया, एक्स एक्सिस को नहीं काटा, मान लेते हैं, ठीक है, तो जितनी दूर तक उसने वाई एक्सिस को कट किया है वो जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है, जैसे 0,y1 हुआ, दिस पॉइंट इज 0,y2 हुआ, तो ये जो बीच का गैप हो गया y2 माइनस y1 हुआ। और हमें क्योंकि अचानक देगा तो y1 y2 में कौन बड़ा पता नहीं चलेगा, तो उस केस में हम मॉडुलस लगाते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज y इंटरसेप्ट। ऐसा भी हो सकता है कोई सर्कल एक्स इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों काटे, या दोनों ना काटे, दोनों में से कोई एक काटे, ठीक है, तो वो एक केस अलग है। लेकिन कौन कब क्या होता है वो बता रहा हूं। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है ना, इसके ऊपर की बात होगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट, है ना, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अब रही बात अगर बाय द वे सर ये एक्स इंटरसेप्ट है आपका, ठीक है, अगर ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है और अगर ये x1, 0 इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर x2, 0 पॉइंट है, और ये डिस्टेंस अगर आपकी मॉडुलस में x2 माइनस x1 है, और इसे आप एक्स इंटरसेप्ट कह रहे हो, तो मैं सर इसे ऐसे देखना पसंद करूंगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। एक ही बात है, लेकिन ये एक्स इंटरसेप्ट कोई भी लाएगा कैसे, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट बचपन से हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि एक्स पर कोई भी इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, ठीक है ना, तो बस सीधा सा y की जगह 0 पुट कर दो। तो आपने y की जगह जैसे ही आपने 0 पुट करा, ये वाली पार्टी कट, ये वाली पार्टी कट, ठीक है, आपके पास जो बच जाएगा वो ये बचा। अब ऑब्वियस ही बात है ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो इसके रूट भी 2 होंगे। वो y इक्वल टू 0 पुट करने से आए हैं, जो 2 आंसर आएंगे वो x1 और x2 मानूंगा। और अगर x1 x2 इसके आंसर मानूंगा तो मेरे को एकदम क्लैरिटी है कि x1 प्लस x2 ही माइनस का 2g होगा और x1 x2 ही c होगा। सही है, क्योंकि किसी को याद हो तो मैंने माइनस b बाई ए लगाया, a1 है तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाली वैल्यू उठा करके अगर यहां पुट करता हूं तो मुझे पता है ये बन जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c बन जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, अंदर द रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c रह जाएगा। इसीलिए लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट को ये बोला। अब ऑब्वियस सी बात है y इंटरसेप्ट के टाइम पे सर मैं x0 पुट करूंगा तो क्वाड्रेटिक y में आएगी, फिर आप वापस वही करोगे। तो लोगों को यहां से एक बात का विश्वास हो गया कि जब भी x इंटरसेप्ट निकालना होता है तो 2 टाइम्स में रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c लिखो, और y इंटरसेप्ट निकालना हो तो 2 टाइम्स f स्क्वायर माइनस c लिखो। अब लोगों को यह क्लैरिटी आई तो एक नया डायग्राम उन्होंने फाइनलाइज करा कि भाई सर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको आज से हम ऊपर x इंटरसेप्ट लिखेंगे और नीचे 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c लिखेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसे हम आज से y इंटरसेप्ट लिखेंगे और 2 अंडर द रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि कहानी अंडर रूट में थी तो फिर से 3 बकवास होनी थी, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे फिर
फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, 3 पोजिशंस पॉसिबल हैं, जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अगर मैं जी स्क्वायर माइनस सी को पॉजिटिव कहता हूं, ठीक है, तो जी स्क्वायर माइनस सी को पॉजिटिव करने का मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कटिंग हुई है, बहुत बड़ा एक्स इंटरसेप्ट मिला है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मिले। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मिला है। ठीक है, अब जैसे ही अगर बाय द वे हम लोग ऐसा नहीं कहते तो एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 भी होता है। तो श्रेयांक ग्रुप में डालो ना यार, मुझे कैसे याद रहेगा, तुम कैसी बातें करते हो बच्चों जैसी। सी बराबर जी स्क्वायर होगा, अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया तो उस केस में ये सिर्फ टच करके गुजर जाएगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट ही 0 हो गया, एक्स इंटरसेप्ट ही 0 हो गया, समझ रहे हो आप। एक्स, ये एक्स इंटरसेप्ट 0, एक्स इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब टच करके निकल गया। तो जब भी टच करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो एक्स एक्सिस टच। ठीक है, अच्छा, और अगर बाय द वे कल को दूर से निकल जाए तो, अगर वो दूर से निकल गया, दूर से मतलब टच ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ, तब हम कहेंगे जी स्क्वायर माइनस सी जो है वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के दूर से निकल गया, एक्स एक्सिस टच ही नहीं हुआ, टच नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे पता करते हैं कि एक्स एक्सिस को टच किया कि नहीं किया। कैसे पता करते हैं, टच करने का मतलब है तुरंत आप जी स्क्वायर माइनस सी चेक कर लो, अगर वो नेगेटिव आ रहा है, नहीं किया है, टच नहीं करा, दूर से निकला है कहीं। अगर 0 आ रहा है तो टच करके निकला है, और अगर बाय द वे पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छे से कट हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही, अब इससे क्या हो ना, बहुत सारे डायग्राम्स क्लियर हो गए। ठीक है ना, क्या डायग्राम क्लियर हो गया, ये डायग्राम क्लियर हो गया कि भाई एक्स एक्सिस को चाहे वो यहां से टच करे, चाहे वो नीचे जाके टच करे, टच करते ही तुरंत प्रभाव से जी स्क्वायर बराबर सी लेना है अपने को, तो बस राइट है। अगर बाय द वे दूर से निकल गया और एक कट करके निकल रहा है सपोज, तो दूर से जो निकला उसके लिए चेक करने का तरीका क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आ गया, और अगर कट करके गया है तो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ गया, ऐसे। तो हमने मतलब अपने जो भी मन के ख्याल थे ना, उनको धीरे धीरे जमीन पर उतारना चालू करा। ठीक है, जमीन पर उतारना चालू करा। ये तो वाई एक्स इंटरसेप्ट के लिए, अब जो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वही वाई इंटरसेप्ट के लिए भी सही होगा। तो फिर हमने वाई इंटरसेप्ट के लिए भी केस सोचे कि अच्छा, फिर वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या केस हो सकते हैं। भाई वाई इंटरसेप्ट के लिए केस ये हो सकता है कि ये जहां वाई एक्सिस की कटिंग हो रही है ना, ये वाई इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू जो होती है 2 अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। अगर बाय द वे है ना कट करके गया है, या फिर टच करके जा रहा है वाई एक्सिस को, या फिर वाई एक्सिस से दूर से निकल गया, ठीक है, वाई एक्सिस कट, वाई एक्सिस टच, ठीक है, या वाई एक्सिस दूर से निकल गया ना, वाई एक्सिस नॉट टच्ड। ठीक है, तो हमारे को कैसे पता चलेगा, अगर भाई तो कट करके गया तो एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आएगा, दो अलग अलग आंसर दिखने लग जाएंगे साफ। अगर सी बराबर एफ स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब टच करके गया है, और अगर बाय द वे एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आ रहा है तो दूर से निकल गया। ठीक है, हाँ, अब देखो इससे क्या हुआ ना, इससे हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट केस बना वो ये बना कि कल को ऐसा बहुत केसेस होते हैं जिसमें एक सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करके निकलता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करके निकलता है, तो इसका मतलब जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर में सी, ये लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों टच करे तो जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी, ये चेक कर लेते हैं हम तुरंत। ठीक है, व्हेन सर्कल टचेज, ठीक है ना, बोथ एक्सिस, ठीक है, तो तुरंत पता चल जाता है, अच्छा हाँ हाँ सर ये सही है। ओके 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 ओके, ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकम
स्क्राइबिंग ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस L1 2x plus y is equal to 4, L2 x plus 2y is equal to 5, L3 क्या कि कुछ नहीं करना है, तीनों जो लाइनें थी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया हमने एबीसी। अब एबीसी जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। अब अगर ये एबीसी है तो हमको क्या करना है, बस सिर्फ एक इक्वेशन निकालें और उसके अंदर ये उठा करके रख दो। ठीक है, एक मेथड 1 तो ये है। मेथड 2 क्या कहता है वो सुनो। मेथड 2 कहता है, मेथड 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेथड 2 कह रहा है कि क्या करो, मेथड 2 कहता है कि सपोज ये जैसे लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, तो आप दो लाइनों के कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, ये दो लाइनों के कॉम्बिनेशन ले लो। तो आपको पता है दो लाइनों की गुणा करते ही एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, दो का कॉम्बिनेशन लिया, L1 L2 की गुणा कर ली, फिर म्यू लिख करके L2 L3 की गुणा कर लो। ठीक है, फिर लैम्डा लिख करके, ठीक है ना, L3 L1 की गुणा कर लो। दो की गुणा करते जाओ तो उससे आपके पास में क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कुछ ना कुछ नॉन होमोजीनियस मिल जाएगा। इधर भी कुछ ना कुछ नॉन होमोजीनियस, इधर भी कुछ ना कुछ। लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किसकी मल्टीप्लाई से कोफिशिएंट जो है वो एक से ज्यादा होगा, तो मैं जानबूझ के लैम्डा और म्यू को अटैच करते हुए चलूंगा। फिर जैसे ही मेरे पास में एक नॉन होमोजीनियस आएगा, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, जैसे ही मेरे पास में नॉन होमोजीनियस फॉर्म आएगी, आते ही मैं सबसे पहला काम करूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर दूंगा। पहला काम, जिससे मेरी सर्कल की इक्वेशन जैसा बनेगा। सेकंड क्या करूंगा, सेकंड में एक्स वाई का कोफिशिएंट जो भी होगा उसे 0 कर दूंगा। उसे 100% होगा जो भी मेरे पास में आएगी। ठीक है ना, उससे मेरे को 100% हो जाएगा कि मेरे पास एक सर्कल ही आया। ठीक है, एक बार जरा दोबारा देख लेते हैं क्या क्या हुआ। हमारे पास 3 लाइनें दी थी, है ना, मैं इसको समझा रहा हूं, बस सिर्फ इसको करेंगे नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ज्ञान देने का क्वेश्चन है ना। क्या क्या क्वेश्चन में करा, पहला तो देखो भाई सीधी सी बात है, 3 लाइन है तो तीनों को सॉल्व कर लो, तो उससे आपके पास एबीसी आ जाएंगे। अब 3 पॉइंट बहुत होते हैं, उनको उठा करके अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रखो। इसमें 3 ही तो अननोन है, एक जी, एक एफ, एक सी। 3 अननोन के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है, तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे अपने को, एबीसी मिल ही रहे हैं। 3 इक्वेशन बनेंगी, उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके अपने पास जी एफ सी तीनों आ जाएंगे, उसको उठा करके अपनी सर्कल बन जाएगी। अब दूसरा क्या तरीका है, दूसरा बस ये दूसरा ज्ञान देने का तरीका तो आपका कहीं किसी किताब में मिल जा रहा, एकदम उछल जाओगे यार सर ऐसे तरीका तो हमारे को बताते ही नहीं है, तो इसलिए बता रहा हूं, है ना। दो लाइनों की मल्टीप्लाई कर लो, L1 L2 L2 L3 L3 L1, और उन्हें इस फॉर्मेट में लिख लो, L1 L2 प्लस म्यू L2 L3 प्लस में लैम्डा इतना। अब इससे क्या होगा, आपको ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 प्लस में 2hxy प्लस में 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म मिलेगी, है ना। जैसे नॉन होमोजेनियस फॉर्म मिले उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम कर देना, मैं 1 नहीं कह रहा, सेम कर देना, इक्वेट कर देना, और एक्स वाई का जो भी टर्म उसे 0 कर देना, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। नहीं, ये क्वेश्चन है भी वैसे भी वही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा करने के लिए नहीं है, बस बताने के लिए होता है। आप भी दूसरों को बता देना, ठीक है, करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड लैम्डा इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय लाइन, ठीक है, 5x नहीं 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25
इज ऑफ 8 यूनिट। ठीक है। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है ना, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखते हैं अपन। हाँ भाई, क्या है स्टोरी अगली वाली वो सुनिएगा। लेमडा बताना है, अगर ये जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है ना इस पे 8 यूनिट की हो, मतलब कहने का मतलब ये कोई सर्कल है और अचानक से कोई लाइन है और इसे काट के चलेगी, और जितनी लंबाई तक काटी वो लंबाई 8 है, ये लेंथ 8 है। ये हमारे को पता चल गया कि भाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन जहां पे काटे। ठीक है, तो ये 8 है। इस बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है नहीं, इस बार तो लाइन काट गई। तो ये जो लाइन है यही लाइन 3x अपने लिख भी लेते हैं कि ये लाइन जो है ये अपने आप में 3x माइनस 4y प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0 है। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता ही है जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 है। ठीक है ना, ये हमें पता है कि इस पॉइंट को टच करेंगे ये दूरी 5, ये दूरी 5 निकलेगी। सही है, ये दूरी 8 है ही। ठीक है, तो मतलब ये कि, और दूसरी बात 10th ने सिखा रखा है कि जो भी अगर आप किसी भी कॉर्ड को पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो उसके मिड पॉइंट पे टच होती है। तो ये इसका मिड पॉइंट हमारे ये दूरी 4 है, ये 4 है, 5 है, आंख का अंधा बता देगा 3 है। ठीक है। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए भाई, लेमडा चाहिए, है ना। लेकिन ये 3 जो है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। सही है ना, तो ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं पी कहता हूं, पी क्या चीज है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मॉड सी भी रख दो ना, x की जगह 0, y की जगह 0 प्लस लैम्डा, तो मॉड लैम्डा अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, और ये बराबर दे रखा है, अपन ने निकाल ही लिया 3 है। तो माने हमारे पास में मॉड लैम्डा की वैल्यू 15 हो गई, माने लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 15 या -15। माने हमारे पास ऐसी दो लाइनें बनेंगी, एक ऊपर एक नीचे, एक ओरिजिन के इस साइड एक उस साइड, तो लैम्डा के दो आंसर बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये भी समझ के चलना ही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, अगला है नंबर ऑफ सर्कल टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमारे को पता है कि 3x प्लस 4y में ये वाली साइड पॉजिटिव है, x और y के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। तो x और y के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को टच करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कट करती है। तो ये जो भी लाइन बनेगी ये कुछ हद तक ऐसी लाइन बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट कट करती हुई जाएगी। अगर कोई भी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करती हुई जा रही है सपोज, ठीक है ना, तो हमारे पास में कितनी चॉइसेस हैं सर्कल की वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हमारे पास में एक चॉइस ऑफ सर्कल तो यहां है कि भाई तीनों को टच करते हुए सर ऐसी कोई एक सर्कल यहां बन जाएगा। ठीक है ना, एक सर्कल इस तरफ बन जाएगा, समझ रहे हो आप, एक सर्कल तीनों लाइनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस को और लाइन को टच करते हुए इधर बनेगा, एक सर्कल जो बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस और इसको टच करता हुआ यूं जाता हुआ बनेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे मेरे पास में, ठीक है ना, 4 सर्कल बनेंगे, 4 सर्कल जिन्होंने ये दोनों शर्तें पूरी करेंगी। ठीक है, ऐसे 4 सर्कल बन जाएंगे, 4 सर्कल्स। ठीक है, 4 सर्कल्स बन जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ करो, बिल्कुल कर सकते हो, हाँ सभी कर सकते हो, ऐसे 4 सर्कल बन जाएंगे आपके। ठीक है, हालांकि ये इतना सुंदर डायग्राम के लिए मेरे को ऑस्कर मिलते मिलते रह जाएगा, लेकिन फिर भी बस आपको आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल with AB as diameter, with A, B as diameter, where A and B are point of intersection, point of intersection of line y is equal to mx plus c with y square is equal to 4x, ठीक है, with y square is equal to 4x। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में क्यों नहीं बनेगा? थर्ड वाले में कैसे बनेगा ना, बना के देखो, बना के भेज दो, उसमें क्या ग्रुप में डाल दो एक, उसमें क्या टाइम लगता है आपके कि आपके सर आप सही डायग्राम बना दोगे तो। अच्छा, हाँ आराम से बिल्कुल, और क्या तकलीफ आती है इसमें, इसके चैप्टर में मुश्किल आती कहाँ है, बस क्वेश्चन नहीं करने की दिक्कत है, क्वेश्चन करके रख ले तो। कोऑर्डिनेट का तो एक ही उसूल है, आपने जहां किसी भी चैप्टर के 40 क्वेश्चन खुद लगा लिए ना, इसका तो पूरी शीट ही बनेगी, फिर कहीं नहीं रुकोगे आप। अच्छा देखिए, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ए बी एज डायमीटर। ये कह रहा है बेसिकली, सीन क्या समझाना चाह रहा है ना, ये समझाना चाह रहा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी से पहले अपन एक पैराबोला बना लेते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये कोई लाइन थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वैसे यूं काट के गई है, जहां इसने काटा उस पॉइंट के नाम ए और बी है। अगर ये पॉइंट के नाम ए और बी हैं तो मुझे पता होना चाहिए एक सर्कल जो बन सकता है वो यूं कुछ बन सकता है, इसको डायमीटर मान करके अगर बनता तो वो ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, अगर कोई सर्कल इसको डायमीटर मान करके बनता तो हमारे पास एक रास्ता तो क्या है, एक रास्ता तो ये है कि हम क्या करें, ठीक है ना, कि सॉल्व कर लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी को, ठीक है ना, विद पैराबोला, विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। उससे हमारे को क्या मिलेगा, उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे a, b, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर लेंगे, डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर लेंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है कि आप इसको थोड़ा इस तरह से देखिए कि मैं आपके सामने एक तो कहता हूं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, और एक तरफ मैं आपको कहता हूं कि x इज इक्वल टू y माइनस सी बाई एम है। एक ही बात है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखा है। इसको उठा करके मैं किस में रखता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में लिख देता हूं। तो y की जगह जब मैं रखूंगा तो ये बन जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जब मैं इसे उठा करके y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में रखूंगा, ठीक है, तो रखने में ये मेरे को दिखेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस सी बाई एम, ऐसा दिखेगा। अच्छा, मैं इसे और ढंग से लिखता हूं तो मुझे दिखता है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 4mc माइनस ए एक्स प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट है। अगर मैं इससे देख पा रहा हूं तो ये मुझे दिख रहा होता है एम वाई स्क्वायर माइनस का 4ay प्लस का 4ac इक्वल टू 0। अब मेरी आंखें साफ साफ तलाश रही हैं कि इस केस में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स देख रहा हूं, और यहां पर मैं दोनों को मिला करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइन वही है, दूसरा कर्व भी वही है, मैं कुछ बदलाव नहीं कर रहा, यहां मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y देख रहा हूं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y मिल जाए, बस जस्ट दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो और इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो आप जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो ये ऐसा दिखेगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एम वाई स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स में एम सी माइनस ए, ठीक है, एक्स प्लस के अंदर माइनस का 4ay प्लस के अंदर कितना दिखेगा 4ac माइनस 4ac प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। क्या आपको बात समझ में आई? आपको हमने इस बार सॉल्व नहीं किया है,
हमने इस बार इसे सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, हमने इसे इस बार सॉल्व किया ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने डायग्राम बनाया, कोई टच नहीं कर रही थी, है ना। तो अपने को पता होना चाहिए हमने इस बार सॉल्व किया ही नहीं है, बट जैसा है वैसा का वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चिपका दिया है। चिपकाते ही जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। एक्सपेक्ट की बात आपको मेरी पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, टचेज वाई एक्सिस at a distance of 4 units, at a distance of 4 units from origin, और आगे दे रखा है and cuts of intercepts of 6 units, ठीक है, from positive x-axis, from positive x-axis. Find circle touches positive y-axis at a distance of 4 units. Positive नहीं लिखा ना अपने, positive y-axis at a distance of 4 units from origin. Okay. आगे दे रखा है and cuts of the intercept of 6 units from positive एक्स एक्सिस। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तरफ तो वो टच कर रहा है, एक तरफ जो सर्कल है वो टच कर रहा है वाई एक्सिस को, सही है, और एक तरफ वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो 6 लंबाई का है, 6 यूनिट का है, टच कर रहा है वो डिस्टेंस 4 है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो डिस्टेंस ओरिजिन से 4 है, ठीक है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी सेंटर होगा ना, सेंटर बिल्कुल ऐसा चलेगा। देखो अगर आप इसे देखोगे ना, तो जैसे यहां सेंटर है, सेंटर से अगर आपने परपेंडिकुलर डाला तो वो इसका जस्ट मिड में आएगा, और ये जो ये ऐसे आएगा, ऐसे इस प्रकार से, है ना, और ये जाओगे तो ये यहां टच कर रहा है, वहां पे मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, क्योंकि यहां पे टेंजेंट पे 90 बनाना है, बट टेंजेंट पे 90 बनता है और कॉर्ड के मिड पॉइंट पे 90 बनता है, वहीं ये जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर भाई दे देखा ना, अगर आपने ये क्वेश्चन कभी नहीं किया तो थोड़ा नया लगेगा, वरना तो जिन्होंने कर रखा है वो तो खट्ट कर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि सर जी ये डिस्टेंस रेडियस बन गई मेरे लिए, ये मेरे लिए रेडियस है सर। अच्छा, एनीवे अब ये डिस्टेंस अगर रेडियस है तो सर ये जो है ना, ये क्योंकि इसका मिड पॉइंट हो गया तो ये दूरी 3 है, ये दूरी 3 है, और ये दूरी सर अपनी 4 है, तो ये 5 हो गई, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस पर अगर बाय द वे सोचने की चीज है, ठीक है, कि ये अगर 5 है, ये अगर 5 है, ये अगर रेडियस है, तो ये भी तो सर रेडियस ही है, ये भी 5 हो गई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से, है ना, वाई एक्सिस से यूं चलते हैं तो एक्स मिलता है 5, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो 5 कॉमा यहां से हाइट कितनी 4, तो हमारे पास में आ गया x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस 5 का स्क्वायर। माने सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का गेम है और कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स का ही गेम है और इसके सिवा कुछ नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 कट्स ऑफ intercepts equal to unity, equal to unity, ठीक है, on line pair
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं तो ये भी बड़ा सही है। लाइन पेयर की बात करते हैं तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, इससे सीधी सी बात है दो लाइनें दिख जाएंगी, एक तो वाई इक्वल टू एक्स, एक वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें दो लाइनें छुपी हुई है। तो ये कह रहा है, अब इसने क्या किया ना, इंग्लिश में खेल गए आपसे। ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जो कि 0 0 से गुजरे और इन दोनों लाइनों पर, माने कौन कौन सी लाइन पर, एक तो वाई इक्वल टू एक्स पर, एक वाई इक्वल टू माइनस एक्स पर। ये यहां खेला देखो, इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी, माने एक लंबाई का इंटरसेप्ट काटे, एक लंबाई का। अब देखो साहब ऐसा है, अगर बाय द वे हम लोग सर्कल की बात करते हैं ना, तो एक सर्कल जो बनता है ना वो यहां पे इस प्रकार से कुछ ऐसा बन जाएगा कि भाई हमने ये जो सर्कल है ये यहां से निकाला और एक लंबाई का सर्कल यहां बना दिया, राइट है। अच्छा, सेम सर्कल जो होगा, ठीक है, ऐसा कैसा एक सर्कल अपन और बना लेते हैं भाई, एक सर्कल वो यहां बनवा रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है वो, ठीक है, एक इधर भी बना सकते हैं अपन, ठीक है, ऐसा कैसा एक सर्कल अपन यहां पे बनाते हैं, ठीक है, और ये वो ओरिजिन से गुजर रहा है और दोनों y इक्वल टू एक्स पर है ना, ऐसे बन रहा है। अगला भी बना लेते हैं, ठीक है, और अपन यहां लगा लेते हैं। अब आप में से कोई भी बच्चा इसको देख करके समझ जाएगा कि हमारे पास में जो चार सर्कल बने वो चारों के चारों ओरिजिन से गुजरे और चारों सर्कल ने जो दोनों लाइंस थी उनको वन लेंथ की कटिंग दी है, वन की यहां दी है, वन की यहां दी है, और वन की यहां दी है, और वन की ही यहां दी है। दिख रहा है आपको, वन लेंथ की कटिंग दी है, ठीक है। अगर वन लेंथ की कटिंग दी है तो इसका मतलब ये डायमीटर नहीं है इनमें से किसी की, ये सिर्फ इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं है, लाइन पर है। एनीवे, हम अगर फर्स्ट सर्कल को थोड़ा प्राइमरली देखें तो शायद सारे राज खुल जाएंगे। हमें अच्छे से पता है कि y इक्वल टू एक्स होते ही, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ना ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा ना ये 135 हो जाएगा। ये लंबाई क्योंकि 1 है, ये लेंथ कितनी है, 1 है। अगर ये लेंथ 1 है तो हमारे को पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी 1 cos 45 हो गई, 1 cos 45 डिग्री हो गई। ये लेंथ 1 sin 45 डिग्री हो गई। तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/√2, 1/√2। सही है। सेम वे अगर मैं इसको देख पा रहा हूं इस लाइन को, तो ये 135 डिग्री पे जा रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कितने, 1 cos 135 डिग्री, 1 sin 135 डिग्री। सही है भाई। अब जिनको पता है कि cos 135 माइनस का 1/√2 और ये प्लस का 1/√2 दे देगा। अच्छा, एक और खतरनाक बात ये कि ये जो दोनों के बीच का एंगल है वो 90 हो गया, और किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स अगर एक दूसरे से 90 पर हैं तो जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनता है। इसका मतलब ये कि आधा सर्कल हो गया, और आधा सर्कल हो गया तो ये डायमीटर बन गया। सही है। तो इसका मतलब ये कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए ये डायमीटर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होने पर ही सेमी सर्कल बन सकता था। तो अगर ये अगर बाय द वे एक डायमीटर है तो ये इसके डायमीट्रिक एंड पॉइंट हो गए। सेम वे अगर आप नीचे आओगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, क्योंकि आप एक्स एक्सेस में तो मूव ही नहीं हुए, 1/√2 को माइनस का 1/√2 दिखेगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको माइनस का 1/√2 को माइनस का 1/√2 दिखेगा। तो आपके पास चारों सर्कल्स के डायमेट्रिक एंड पॉइंट पड़े। ठीक है, तो मेरी तरफ से पहला आंसर होगा x माइनस 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1/√2 इस पहले सर्कल का, प्लस y माइनस 1/√2 इंटू वाई माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला सर्कल बनेगा। फिर आप ऐसे ही प्लस और माइनस से दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, 4 आंसर बनेंगे आपके। ठीक है ना, ऐसे 4 आंसर्स बनेंगे। अब मेरा ना ख्याल आप शायद बना पाएंगे। ठीक है, आई एक्सपेक्ट ये सर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नया क्वेश्चन होता है कई बार, जैसे आपने अगर कभी नहीं देखी हो तो फिर आपके लिए बनती है ना। ये एक पॉइंट और है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट का नाम है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल।
ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। किसी भी सर्कल के रेस्पेक्ट में, किसी भी सर्कल के रेस्पेक्ट में पॉइंट की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं साहब। एक तो ये हो सकता है कि सर्कल कहीं पे भी हो, पॉइंट जो है वो तो या तो इनसाइड होगा, या सर्कल पर होगा, या सर्कल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम जिसे इनसाइड कह रहे हैं, इनसाइड सर्कल, ठीक है, इनसाइड सर्कल, और ये ऑन सर्कल, ठीक है, दिस इज आउटसाइड सर्कल। ये पता कैसे चलता है सर? मैं इस पॉइंट को अगर x1 y1 मानता हूं, ठीक है, अगर मैं जो मेरे से पूछा जा रहा है उस पॉइंट को अगर मैं x1 y1 मानता हूं, तो मैं सिर्फ इतना सा करूंगा कि सर्कल की इक्वेशन s मैं उठा करके x1 y1 रख लूंगा। माने जैसे ही मैं x1 y1 रखूंगा मेरे लिए s1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? s1 बन जाएगा। ध्यान रखना, सर्कल की इक्वेशन में अगर आप किसी पॉइंट को रखते हैं तो s1 बन जाता है। वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आंसर आउटसाइड है, आउटसाइड सर्कल। इसका मतलब पॉइंट कहां था? पॉइंट सर्कल के बाहर है। अगर s1 बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ऑन सर्कल है। और अगर पॉइंट रखने पर जो भी आंसर आए वो नेगेटिव आए, ठीक है, तो हम कहते हैं इनसाइड सर्कल। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए किसी ने मेरे से पूछा 7, -1, ठीक है, इज इनसाइड x² + y² = 9 और नॉट। ये कहां है? ये अंदर है या नहीं है? तो मैं उठाऊंगा पहले सर्कल की इक्वेशन, x² + y² - 9 = 0। इसमें उठा करके पॉइंट 7, -1 रख दूंगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर -9 करने पर मुझे पता चलेगा ये पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा आउटसाइड सर्कल। ये सर्कल के बाहर होगा। क्या ये बात सही है? है ना? और ये वाकई में सर्कल के बाहर ही होगा ना, वैसे भी देख के आप समझ भी सकते हैं। तो ये सर्कल के बाहर होगा। एक पॉइंट है, पोजीशन ऑफ पॉइंट के ऊपर बात हो गई। ठीक है, अच्छा, बस इसका लास्ट पॉइंट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है, वो भी, उस पर भी ध्यान रख लेना। और वो क्या है वो बताता हूं। हम जैसे मान लो ये अपना डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट x1 y1 है और ये वाला पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, तो जो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x - x1 x - x2 प्लस में y - y1 y - y2 जो होगा वो हमारे को s देगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, सोचो कि अगर कोई पॉइंट अंदर है, अगर कोई पॉइंट अल्फा, बीटा अंदर है, अगर कोई पॉइंट अल्फा, बीटा सर्कल पर ही है, कहां है? सर्कल पर ही है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट अल्फा, बीटा बाहर है, 3 पोजीशन है साहब। ठीक है, अल्फा, बीटा अंदर है, सर्कल पर है और बाहर है। अगर 3 पोजीशन है तो क्या क्या सोचा जा सकता है वो समझना। अगर बाय द वे आपने, क्योंकि अल्फा, बीटा रखते आपको पता चल जाएगा कि आपने उठाया एस में अल्फा, बीटा रखा, पॉजिटिव आ रहा है तो आपको अंदर है। ठीक है ना? अच्छा, अगर बाय द वे एस में अल्फा, बीटा रखने पे 0 आ रहा है तो कहोगे सर्कल पर है। अगर एस में अल्फा, बीटा रखने पे नेगेटिव आ रहा है तो आप कहोगे ना। अब यहां उल्टा हो गया है ना? हाँ, क्या हो गया? ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा। तो तू पहले क्यों नहीं बोला? तू वेट कर रहा था, चकरा गया था या सोच रहा था? चल कोई नहीं, मेरे को लगा कि तू टोकेगा। ठीक है, लेकिन जैसे उल्टा हुआ ना, लास्ट वाले पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये रियलाइजेशन हो गया था तेरे को। अच्छा, ये 0 पॉजिटिव होता बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब काम की बात क्या है? माने अल्फा, बीटा रखने पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट होता है तब तब पॉइंट को रखने पर नेगेटिव आंसर आता है, और अगर एक्यूट एंगल क्रिएट होता है, ठीक है, तो आउटसाइड होता है। ये कंसेप्ट और दिमाग में रख लेना। कई बार इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर जैसे किसी ने ले दिया अल्फा -x1 अल्फा -x2 प्लस में बीटा -y1 बीटा -y2 इज नेगेटिव, ऐसा दिया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अल्फा, बीटा इज इनसाइड। इनसाइड पक्का है ना?
इनसाइड। ठीक है, चलिए बाकी तो बातें कर बाद में कर।